हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन यानी कि एल्केन के भौतिक गुण। ठीक है, चलो। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा हमने एल्केन बनाने की मेथड देखी थी, है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन यानी कि एल्केन के भौतिक गुण। ठीक, चलो। सबसे पहले आपको बताऊं C1 टू C4, C1 टू C4 मतलब एक से लगा के 4 तक की एल्केन यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैस होती है। क्या होती है? गैस। तो यहाँ पे गैस लिख देते हैं, ये गैस होती है। ठीक है, अच्छा। C5 टू C17 मतलब 5 से लगा के 17 तक की एल्केन यानी कि पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे 17 तक, ये होते हैं लिक्विड। क्या होते हैं? लिक्विड। लिक्विड, ठीक है, अच्छा। यहाँ पे एक अपवाद है, ध्यान रखना। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। एक मिनट। नियोपेंटेन, ये जो नियोपेंटेन है ना, नियोपेंटेन, ये गैस होता है। क्या होता है? गैस। देखो सुनो, हमने लिखा कि 5 से 17 तक के एल्केन लिक्विड होते हैं। अब ये जो नियोपेंटेन है इसमें भी 5 कार्बन है, तो उस हिसाब से इसको लिक्विड होना चाहिए, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे गैस होता है। तो ये हो गया अपवाद, एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छा। इसके बाद C18 टू हायर एल्केन। C18 टू हायर एल्केन मतलब 18 और उससे ऊपर वाले जो एल्केन हैं ये होते हैं वैक्सी सॉलिड। वैक्सी सॉलिड। वैक्सी सॉलिड यानी कि मोम नुमा ठोस। क्लियर? 1 से लेके 4 तक के एल्केन क्या होंगे? गैस। 5 से लेके 17 तक के लिक्विड, लेकिन नियोपेंटेन एक्सेप्शन है, ये गैस होता है। ठीक है, और 18 और उसके ऊपर वाले एल्केन वैक्सी सॉलिड होते हैं। नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन। देखो, जो पेट्रोलियम होता है उसमें भी एल्केन होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन। जैसे पेट्रोलियम में हम बात करें पेट्रोल या गैसोलीन की, पेट्रोल या गैसोलीन की, तो ये जो पेट्रोल या गैसोलीन होता है इसमें 6 से लगा के 8 तक के कार्बन होते हैं। सॉरी, 6 से लगा के 8 तक के एल्केन होते हैं। जो पेट्रोल या गैसोलीन होता है इसमें 6 से लगा के 8 तक के एल्केन होते हैं। 6 मतलब हेक्सेन, फिर हेप्टेन और ऑक्टेन, तो 6 से लगा के 8 तक के एल्केन होते हैं। ठीक है, अच्छा। यदि हम केरोसिन की बात करें तो केरोसिन में 10 से लेकर 16 तक के एल्केन होते हैं। 10 से लेकर 16 तक के एल्केन होते हैं। ठीक है ना, केरोसिन में 10 से लेके 16 तक के एल्केन होते हैं। यदि हम डीजल की बात करें तो डीजल में 12 से लेके 20 तक के एल्केन होते हैं। 12 से लेके
20 तक के एल्केन होते हैं। याद रहेगी बात। पेट्रोल या गैसोलीन एक ही चीज है, ठीक है ना। पेट्रोल या गैसोलीन एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है। याद रखना, पेट्रोल को ही गैसोलीन बोलते हैं, पेट्रोल को ही क्या बोलते हैं, गैसोलीन, ठीक है। तो इसमें 6 से 8 तक के एल्केन होते हैं। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, इसमें 10 से लगा के 16 तक के एल्केन होते हैं। और डीजल, डीजल में 12 से लेके 20 तक के एल्केन होते हैं, ठीक। अच्छा, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसमें प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। क्या होता है, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर। तो अपन यहां पे लिख लेते हैं प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन। याद रखना, जो एलपीजी होती है इसमें दो चीजें होती है, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। तो प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण होता है उसको हम एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ पोल्यूशन। जैसे जो वाहन होते हैं, जो वाहन होते हैं मोटर कार वगैरह, इनमें या तो पेट्रोल का यूज होता है या डीजल का यूज होता है, या फिर एक पदार्थ होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका यूज होता है। तो इन तीनों का जो पोल्यूशन का ऑर्डर है वो हम यहां पे लिख लेते हैं। देखो, सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलता है डीजल से, सबसे ज्यादा पोल्यूशन किससे फैलता है, डीजल से। डीजल के बाद पेट्रोल, डीजल के बाद पेट्रोल, और सबसे कम फैलता है सीएनजी से, सीएनजी से। याद रहेगी बात, डीजल, पेट्रोल और सीएनजी, इन तीनों का ही वाहनों में यूज होता है। लेकिन डीजल से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है, उससे कम पेट्रोल से, और सबसे कम सीएनजी से। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है ऑक्टेन नंबर। क्या, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, सुनो। ऑक्टेन नंबर एक संख्या होती है जो पेट्रोल की क्वालिटी बताती है। ऑक्टेन नंबर क्या है, एक संख्या है, एक नंबर है जो पेट्रोल की क्वालिटी बताती है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है पेट्रोल की क्वालिटी उतनी बढ़िया होती है, ठीक। मैं लिख देता हूँ, यह एक संख्या है, यह एक संख्या है जो पेट्रोल की क्वालिटी, जो पेट्रोल की क्वालिटी बताती है, ठीक है। यह एक संख्या है जो पेट्रोल की क्वालिटी बताती है। जितना अधिक, जितना अधिक ऑक्टेन नंबर होगा, जितना अधिक ऑक्टेन नंबर होगा, पेट्रोल की
क्वालिटी पेट्रोल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, पेट्रोल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, जितना अधिक ऑक्टेन नंबर होगा पेट्रोल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। अच्छा जो एन हेप्टेन होता है, एन हेप्टेन, एन हेप्टेन, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होती है। एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या क्या होती है? 0। तो हम लिखेंगे एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होती है, 0 होती है। ठीक है, अच्छा आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 होती है। ठीक है, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या कितनी होती है? 0। और आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या कितनी होती है? 100। याद रहेगी बात, एन हेप्टेन की 0 और आइसो ऑक्टेन की 100। ठीक है, एक बार फिर से देखें। देखो, जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या है? एक संख्या है जो पेट्रोल की क्वालिटी बताती है ना। अच्छा, जितना अधिक ऑक्टेन नंबर होगा पेट्रोल की क्वालिटी, पेट्रोल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। मतलब जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर, पेट्रोल की क्वालिटी उतनी अधिक। एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होती है और जो आइसो ऑक्टेन होता है इसकी ऑक्टेन संख्या 100 होती है, ये याद रखना। ठीक है, नोट करो। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको एक टेबल से समझा देता हूँ, है ना। एक में लिख लेंगे अपन ऑक्टेन नंबर और एक में लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन और एक में लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ एन हेप्टेन। मतलब 3 कॉलम बना लेते हैं। पहले में लिख लेते हैं ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल, ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल, है ना। दूसरे में लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, है ना। और इसमें लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ एन हेप्टेन। ठीक, क्या होगा, जैसे इसके ऊपर यदि प्रश्न आता है ऑक्टेन नंबर के ऊपर, तो आपको पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर दिया जाता है और पूछते हैं कि इसमें आइसो ऑक्टेन का परसेंट कितना होगा और एन हेप्टेन का परसेंट कितना होगा। ठीक है, चलो सुनो बात को। जैसे मान लो प्रश्न में दे दिया कि ऑक्टेन नंबर इक्वल टू 80, ऑक्टेन नंबर क्या है? 80। या ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर इक्वल टू 70 दे दे, या फिर ऑक्टेन नंबर इक्वल टू यहाँ पे 75 कर लेते हैं, 75 दे दे, यहाँ पे 70 कर लेते हैं, या फिर ऑक्टेन नंबर इक्वल टू 60 दे दे। ठीक है,
समझना बात को। यदि ऑक्टेन नंबर 80 है तो इसका मतलब है कि उसमें आइसो ऑक्टेन का परसेंट 80 है। कितना परसेंट है? 80% है। यदि ऑक्टेन नंबर 75 है मतलब उसमें आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज 75 है। यदि ऑक्टेन नंबर 70 है मतलब उसमें आइसो ऑक्टेन का परसेंट 70 है। ठीक है। अच्छा, यदि ऑक्टेन नंबर 60 है मतलब आइसो ऑक्टेन का परसेंट कितना है? 60। याद रहेगी बात, जितना ऑक्टेन नंबर उतना आइसो ऑक्टेन का प्रतिशत। अब समझना बात को है, हमको बताना है कि एन हेप्टेन कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पे देखो देखो टोटल 100% होता है, 100 में से 80 क्या हो गया? आइसो ऑक्टेन। तो अब कितना बचा? 20। यानी कि जो एन हेप्टेन है वो 20% है। ठीक है। टोटल 100 होता है, 100 में से 75 क्या हो गया? आइसो ऑक्टेन। बचा कितना? 25। तो 25% क्या है? एन हेप्टेन, है ना। अच्छा, यहाँ पे 70, तो टोटल 100 होता है, 100 में से 70 ये हो गया, तो बचा कितना? 30। तो 30% क्या हो जाएगा? एन हेप्टेन। यहाँ पे 60% है, टोटल 100 होता है, 100 में से 60 ये हो गया, तो बचा कितना? 40। मतलब 40% एन हेप्टेन है ना। इसको टोटल मिला के 100 हो जाना चाहिए, टोटल मिला के 100 हो जाना चाहिए। नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है एंटी नॉक कंपाउंड। ये क्या होता है? कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, यानी कि ऑक्टेन नंबर बढ़ा देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एंटी नॉक कंपाउंड। ठीक है। इस प्रकार के कंपाउंड, इस प्रकार के कंपाउंड पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है। इस प्रकार के कंपाउंड पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, यानी कि ऑक्टेन नंबर बढ़ा देते हैं, यानी कि ऑक्टेन नंबर बढ़ा देते हैं। ठीक है। कुल मिला के ये जो एंटी नॉक कंपाउंड होते हैं ये ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं, और ऑक्टेन नंबर यदि बढ़ गया तो पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है TEL। क्या एग्जाम्पल है? TEL। TEL का पूरा नाम है टेट्रा इथाइल लेट। ठीक है। TEL का पूरा नाम क्या है? टेट्रा इथाइल लेट। और इसका फॉर्मूला होता है, देखो PB, ये हो गया लेड, ये लेड हो गया, और C2H5 ये इथाइल हो गया, और पैरों में लगा दो 4, तो टेट्रा इथाइल लेट। ठीक है। ये टेट्रा, ये इथाइल, और ये लेट, टेट्रा इथाइल लेट। टेट्रा इथाइल लेट क्या है? एंटीनॉक कंपाउंड।
ठीक है। अच्छा, एक बात सुनो, होता क्या है, जैसे यदि हम एंटीनो कंपाउंड पेट्रोल में मिलाते हैं तो जो वाहन होते हैं उनमें से फटफटाने की आवाज़ नहीं आती है। कई बार आपने देखा होगा जो वाहन होते हैं उनमें फटफटाने की आवाज़ आती है, फट 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 इस तरह से आवाज़ आती है। तो यदि एंटीनो कंपाउंड पेट्रोल में मिला दिया जाए तो वाहन में फटफटाने की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए इन्हें हिंदी में अपस्फटन रोधी भी कहते हैं। एंटीनो कंपाउंड को क्या बोलते हैं? अपस्फटन रोधी, मतलब फटफटाने की आवाज़ को रोकते हैं। ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। यदि एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइड चेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइड चेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइड चेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट का कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइड चेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और साइड चेन बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है इसके कुछ ऑर्डर देख लें। देखो, जैसे मान लो हमने लिखा CH4, ये मेथेन होता है। C2H6 ये एथेन होता है। C3H8 ये प्रोपेन होता है। C4H10 ये ब्यूटेन होता है। C5H12 ये पेंटेन होता है। ऐसे आगे भी होगा, ठीक है ना। तो होता क्या है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मतलब मेथेन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एथेन का होगा, एथेन से ज़्यादा प्रोपेन का, प्रोपेन से ज़्यादा ब्यूटेन का, ब्यूटेन से ज़्यादा पेंटेन का, और ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक, अच्छा, लेकिन यदि साइड चेन बना दे, क्या बना दे? साइड चेन, तो साइड चेन के कारण बॉइलिंग पॉइंट घटता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है और ये सीधी चेन है, तो मान लो कि इसका नाम एन पेंटेन है। क्या नाम है? एन पेंटेन। ठीक, अब हम ऐसा करते हैं, इसमें साइड में एक चेन बना देते हैं। इसमें भी 5 कार्बन है लेकिन इसका नाम है आइसोपेंटेन। क्या नाम है? आइसोपेंटेन। ठीक है, अच्छा, अब की बार ऐसा करते हैं, साइड में 2 चेन लगा देते हैं। इसमें भी 5 कार्बन है लेकिन इसका नाम है नियोपेंटेन। क्या नाम है? नियोपेंटेन। ठीक है, अब देखो, जो एन पेंटेन है इसमें कोई भी चेन नहीं है, लेकिन आइसोपेंटेन में साइड में एक चेन आ गया, जबकि नियोपेंटेन में साइड में 2 चेन आ गई। समझ में आ रही बात? तो जैसे जैसे साइड चेन बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। मतलब इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इसमें एक चेन आ गई तो थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे 2 चेन आ गई तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया। ठीक है ना, नोट करो।
अच्छा, एक बात याद रखना, साइड चेन बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ये सही बात है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, यहीं पे लिख दूं क्या? इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद, है ना? अपवाद। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि ये एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, और ये है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन। अब कंसेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए कि यदि साइड चेन बढ़ जाती है या साइड चेन आ जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाना चाहिए। तो इसमें एक साइड चेन है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है ब्यूटेन वाला केस। एन ब्यूटेन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है आइसो ब्यूटेन का, ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। देखो, मेल्टिंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइड चेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना? मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइड चेन के इनवर्सली। मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और साइड चेन बढ़ गई तो मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो CH4 है, क्या है? CH4, CH4, इसके बाद क्या आएगा? C2H6। तो CH4 से ज़्यादा होता है C2H6 का, लेकिन जो C3H8 होता है यानी कि प्रोपेन, इसका मेथेन से भी कम हो जाता है। फिर यहाँ से वापस बढ़ेगा तो C4H10 इसका बढ़ जाता है, फिर C5H12 बढ़ेगा, फिर वापस बढ़ेगा C6H14। इस तरह से ये कार्यक्रम चलता जाता है। देखो, मेथेन से ज़्यादा एथेन का, लेकिन प्रोपेन का अचानक से कम हो जाता है। फिर ब्यूटेन का तेजी से बढ़ेगा, फिर पेंटेन का बढ़ेगा लेकिन धीरे बढ़ेगा, फिर हेक्सेन का वापस तेजी से बढ़ेगा। तो यदि हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाएं, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, यदि हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाएं तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में ये जो C3H8 है यानी कि प्रोपेन, इसका सबसे कम होगा, इसका सबसे कम होगा। इससे ज़्यादा मेथेन का होगा, मेथेन से ज़्यादा एथेन का होगा, एथेन से ज़्यादा ब्यूटेन का होगा, ब्यूटेन से ज़्यादा पेंटेन का होगा, और पेंटेन से ज़्यादा हेक्सेन का होगा, ठीक है, इस ऑर्डर में बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप याद ये रखना कि जो प्रोपेन है इसका सबसे कम होता है, प्रोपेन का सबसे कम होता है ना? मेल्टिंग पॉइंट प्रोपेन का सबसे कम है, उससे ज़्यादा मेथेन, फिर एथेन, और फिर इस तरह से बढ़ता जाएगा। नोट करो। चलो आगे देखें। अगला है डेंसिटी ऑफ एल्केन। डेंसिटी ऑफ एल्केन में क्या लिखा, देखो, एल्केन की मैक्सिमम डेंसिटी 0.8
8 होती है, जबकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना। जो एल्केन है, एल्केन की मैक्सिमम डेंसिटी मतलब अधिक से अधिक 0.8 हो सकती है, जबकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। इसीलिए जो एल्केन है वो जल पर तैरती है ना। आपने देखा होगा कि वाटर के ऊपर यदि तेल वगैरह धुल जाए, कोई ऑयल वगैरह धुल जाए, तो वो उसमें अंदर नहीं जाता, उसके ऊपर ही तैरता रहता है। और ये जितने भी ऑयल होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, नहीं, इनमें सब में एल्केन होता है। और एल्केन की डेंसिटी 0.1 होती है, जबकि वाटर की 1 होती है। इसीलिए ये पेट्रोल, डीजल या फिर केरोसिन यानी कि एल्केन, ये वाटर के ऊपर तैरते हैं। ठीक है, नोट कर लो। चलो, तो यहाँ पे एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है। अब अगले लेक्चर में हम लोग एल्केन की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।